हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। वो चैप्टर 2 का है ऑब्जेक्टिव, है ना। चैप्टर 2 का, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटर, या तो सीधा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इस चैप्टर 2 में है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें आप लोग को असाइनमेंट में जो दिए थे, आज होगा अगर कहीं तो असाइनमेंट के जो दिए थे वही सारा ऑब्जेक्टिव है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। क्या है देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज 1 नैनोकूलम प्लेस्ड, मतलब दो चार्जेज है और दोनों का मान जो है वो 1 नैनोकूलम है, 1 मीटर प्लेस्ड किया गया वैक्यूम में। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से मांगा जा रहा है क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है तो क्या था पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला, U बराबर K Q1 Q2 बाय R होता है ना। इसमें ध्यान रखिएगा R स्क्वायर नहीं होता था, चार्ज शुड बी प्लेस्ड विद साइन होता था। अब K का वैल्यू जानते हैं, 9 × 10⁻⁹ होता है। उसके बाद Q1 का मान, किसकी मान, Q1 का मान 1 × 10⁻⁹ × 1 × 10⁻⁹ और इसकी R की जो वैल्यू है वो 1 मीटर दिया गया है। तो 1 ले लेंगे, 1 1 1 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 9 से 1 9 कट जाएगा, तो 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा, -9। तो 9 × 10⁻⁻⁹ जूल जो होगा वही आपका आंसर होगा, मतलब इसका आंसर ये सही होगा। आगे अगला देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट। तो आप लोग पोटेंशियल बराबर फार्मूला पढ़े हैं, वर्क बाय चार्ज। क्या पढ़े हैं, वर्क बाय चार्ज। वर्क बाय चार्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम। क्या बोल सकते हैं जी, जूल पर कूलम। इसी को प्यार से हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं बाबू लोग वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। जेम्स स्कॉट वोल्ट होता है। और इसका देखिए कहीं है जूल कूलम, यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन सही होगा, जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग दूसरे शब्द में भी बोल देते हैं वोल्ट। वोल्ट को सूचित भी से करते हैं। आगे है, इफ या होलो स्फीयर spherical conductor be charged positively then electric potential inside is। एक होलो स्फीयर है जिनको चार्ज किया जाता है पॉजिटिवली, कोई भी चार्ज किया जाए उससे मतलब नहीं है, then the electric potential inside it will be। तो क्या होगा, आप लोग जानते होंगे कि चार्ज जब भी रहता है, चार्ज जब भी रहता है तो आपका बॉडी के सरफेस पे रहता है। तो अंदर में पूछा जा रहा है, चाहे सॉलिड, तो बल्ब के अंदर फील्ड का मान 0, इसलिए आपका पोटेंशियल का भी मान 0 होगा। क्या होगा, पोटेंशियल का भी मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, अगर डिस्टेंस को पॉजिटिव चार्ज से इंक्रीज किया जाए, देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे पोटेंशियल के मान क्या होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पे, पॉइंट चार्ज के कारण कितना दूरी पे बाबू, r दूरी पे, K Q/r होता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ, क्वेश्चन बढ़िया से गौर से पढ़ो। डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इज इंक्रीज, यानी डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा बाबू तो ऑटोमेटिक है कि डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, है ना जी। डिस्टेंस का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली है इसका मतलब दूरी बढ़ाएंगे तब पोटेंशियल घटेगा। तो वह का ही ऑप्शन इंक्रीज है मतलब बढ़ेगा, डिक्रीज है मतलब घटेगा, ये आपका आंसर सही होगा। आगे, टू कॉपर्स स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, वन इज सॉलिड एंड अनदर इज होलो, आर चार्ज देन सेम आर चार्ज द सेम पोटेंशियल विच विल बी हैव मोर चार्ज। मतलब दो स्फीयर है और दोनों की रेडियस सेम है, एक सॉलिड है और एक होलो है, तो चार्ज किस पे होगा, पोटेंशियल भी सेम है, तो विच विल हैव मोर चार्ज, मतलब किस पे चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी। और दोनों पे चार्ज देखिए तो चार्ज जो रहता है वो ऑटोमेटिक है कि पोटेंशियल बराबर होगा के क्यू बाय आर होगा। तो ये क्यू जो रहता है वो डायरेक्टली रिलेशन रहता है पोटेंशियल का, तो चाहे होलो रहे चाहे सॉलिड रहे, हालांकि सॉलिड भी रहेगा तो भी बल्क में चार्ज उपस्थित नहीं रहता है। आप लोग को बताए थे चार्ज जब भी रहता है तो कंडक्टर के सरफेस पे रहता है, इसलिए आपका इसमें क्या होगा, सॉलिड पे होलो पे बोथ विल बी सेम, ये दोनों ये होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5वां का टिक लगाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का चलो बताओ, 6 का बता पाइएगा आप लोग। देखिए कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंट्रोड्यूस्ड ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, मतलब बोल क्या रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आप लोग को याद होगा फार्मूला C बराबर C नॉट बराबर होता एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये वैक्यूम के लिए होता था, लेकिन क्या होता था इसी में एप्सिलॉन R को बढ़ा देते थे तो एप्सिलॉन R की वैल्यू K लिख देते थे, तो C बराबर होता था K इंटू C नॉट, यानी K टाइम्स क्या कर जाता था, इंक्रीज। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर नहीं दी है तो डायरेक्ट केवल क्या लिखना पड़ेगा कि इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका A नंबर सही होगा, है ना। समझ में आया कैसे, आप लोग याद करो फार्मूला को, कैसे फार्मूला बोलते थे, एक बार एयर के लिए बोलते थे, एक बार मीडियम के लिए भी बोलते थे। तो मीडियम के अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तब के टाइम्स इसमें इंक्रीज कर जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं दिया है तो के से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट केवल क्या आंसर सही होगा, इंक्रीज कर जाएगा। हालांकि ये चेक में पूछा भी जाता है। आगे, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट फैराड, ये तो सब भाई मेरे जानते होंगे कि कौन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका यूनिट फैराड होता है। तब फ्लक्स का तो होगा नहीं, फील्ड का भी होगा नहीं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का होगा या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का होगा। दो चीज बोलते थे, चाहे कैपेसिटी बोलो चाहे कैपेसिटेंस बोलो, बात बराबर होता था, है ना। अगला बात है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर आप 8 के बाद 8 को देखिए पहले, उसके बाद 7 तक पहुंचे थे, सॉरी 8 क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज वन कैपेसिटर प्लेट्स, यहाँ सॉरी यहाँ S होगा, कैपेसिटर प्लेट्स है ना, नेट चार्ज पूछ रहा है। तो कैपेसिटर पे आप लोग बताए थे इक्वल और अपोजिट चार्जेस होता है, एक पे प्लस होता है एक पे माइनस होता है ना, याद होगा, एक पे प्लस और माइनस, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो नेट चार्ज पूछा जा रहा है, प्लस और माइनस है तो टोटल चार्ज का मान क्या होगा, 0 होगा। आगे हम लोग का व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, तो निकाल पाइएगा। तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, Q बराबर क्या होता है, C भी होता है।
तो हम लोग को C बराबर निकालना है, Q बाई क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, और Q का डायमेंशन बोलो 80 होता है, और V का डायमेंशन बोलो ML स्क्वायर E माइनस 3 A माइनस 1। नीचे वाला बात ऊपर ले चलो तो क्या बनेगा M माइनस 1 L स्क्वायर T माइनस क्या हो जाएगा, माइनस था ऊपर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये कहीं है, देखो ये कहीं है, टिक लगा के देखो, ये आपका होगा सही। ये नंबर m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2, ये सही हो जाएगा। आगे व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का बेसिक यूज क्या है, चार्ज को स्टोर करना और साथ ही साथ डिलीवर करना। अरे एसी में ही ना यूज किया जाता है कि करंट अल्टरनेट हो जाता है, तो अल्टरनेट को कंटिन्यूअस करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार लगाओ, स्टोर एनर्जी, स्टोर चार्ज, सम, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सम टाइम एनर्जी एंड सम टाइम चार्ज। तो यहाँ आप लिखेंगे ऐसे, यहाँ सम टाइम नहीं होना चाहिए, बोथ एनर्जी एंड चार्ज होना चाहिए, क्योंकि चार्ज भी स्टोर करता है एनर्जी, क्योंकि यहाँ एनर्जी जो डेवलप होता है ना भाई वो चार्ज के कारण ही होता है, मेन कॉज तो चार्ज ही होता है, चाहे जो भी चीज़ें, क्योंकि शुरू से ही चार्जे के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो यहाँ आपका बोथ चार्ज, यानी इस ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है वो। आगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिक करंट और इसके बीच कितना होता है, तो आधा है मैग्नेटिज्म के बताए थे आप लोग को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, आप लोग नोट्स में जाके देख लीजिएगा, फार्मूला है ना, K बराबर होगा 1 प्लस, इसको 4E लिखते हैं, है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको दूसरे वर्ड में एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, तो होता 1/2 E स्क्वायर। ये आप लोग को यूनिट 8 में पढ़ाए थे, यूनिट 8 का यहाँ दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सही ये होगा। क्या होता है फार्मूला, 1/2 E नॉट का स्क्वायर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इसमें ऑप्शन गड़बड़ समझ लग रहा है क्या, 1/2 E नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, E नॉट बाय सॉरी E स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी यही सही होगा आपका। देखिएगा आपका इसका फार्मूला होता है 1/2 E स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, या तो E स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखाए थे एनर्जी डेंसिटी है। चूज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है, तो चाहे दुनिया का कोई भी एनर्जी रहे, ये आपका जूल होता है उसका। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 कूलम 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट बराबर हम लिख सकते हैं V बराबर W/Q लिख सकते हैं। तो इसको हम बोल दूंगा 1 जूल और इसको बोल दूंगा 1 कूलम, कहीं दिया है, तो 1 जूल बाय 1 कूलम को 1 वोल्ट डिफाइन करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ये। 15 नंबर 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C एडेड इन सीरीज, तो याद करो सीरीज की फार्मूला 1/CS बराबर C/N होगा, जब सबका मान सेम रहता था, तो C का C दिया है, वैल्यू C ही बोला है, और इसका मान 3 हो जाएगा, तो C/1/CS बराबर आपका होता है इस प्रकार से, इसका ऐसे होगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/CS
C2 प्लस 1/C3। इस चीज को जब सबका मान सेम रहता था तो 1/CS बराबर 3/C हो जाता था। एलसीएम लेते थे सबका, इसका भी वैल्यू C, इसका भी वैल्यू C, इसका भी वैल्यू C। अब यहाँ पे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो C बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन लगाइए C/3 कहीं है, C/3, ये ऑप्शन नंबर C सही होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में और करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ो 16 नंबर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड या चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इनसाइड में क्या होगा, जीरो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। क्यों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा ये बताइए आप लोग। क्योंकि चार्ज जो रहता है, बोला है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लो, गड़बड़ सड़बड़ है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल तो चार्ज तो रहेगा ऊपर सरफेस पे ही, तो अंदर में जब पूछा जाएगा तो जीरो होगा, क्योंकि फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि फील्ड और पोटेंशियल में डायरेक्टली रिलेशन होता है चार्ज पे ही। अगला ये आगे, ये सही होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 2 नैनो कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, वन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बाबू इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लेके जाना है और कितना वर्क डन होता है। तो आप लोग वर्क की फार्मूला पढ़ेंगे, W बराबर Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V का मान इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए मेरे बाबू लोग जीरो होता है। तो चाहे कुछ भी रहेगा, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। वैसे भी एप्लीकेशन भी पढ़े थे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो वैल्यू होता है वर्क डन का, उस पे सरफेस पे वो जीरो आता है। अगला बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज यूनिट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की सबसे पहले ग्रेडियंट बताए थे तो लोग को याद होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से भागा दे देते तो उसे ग्रेडियंट बोला जाता है ना। याद होगा, नहीं याद होगा तो लोगों को कहाँ से याद रहेगा। तो E बराबर हम लोग जानते हैं माइनस dV/dr, और इसी भी dV/dr को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसका हो जाएगा वोल्ट, इसका हो जाएगा मीटर, तो ऊपर जाएगा तो वोल्ट पर मीटर। ये आपका दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फील्ड की दोनों का यूनिट सेम होता है, उसका भी वोल्ट पर मीटर होता था। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल at a large distance r from the center of dipole is proportional to। एक बार फिर से पढ़ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण r दूरी फ्रॉम कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो r दूरी पे आपका बोल रहा है, तो चाहे पोटेंशियल परपेंडिकुलर अगर बोलता तब तो जीरो होता, लेकिन दूरी r दूरी पे बोल रहा है तो इसका इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा, एक्सियल पोजीशन पे ही बोल रहा है। और डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे फार्मूला होता है V बराबर K P/RQ होता है, परपेंडिकुलर का जीरो होता है, जनरल पोजीशन का K P cos थीटा/, सॉरी RQ नहीं होता बाबू, गलत है ये, गलत, r² होता है, ये भी r² होगा। तो हमको दूरी से रिलेशन बोल रहा है तो यही रिलेशन सही होगा। अगर यही फील्ड रहता तो ये रिलेशन सही होता बाबू। आगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से आ गया एक बार, ये मिस्टेक है कि वोल्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप लोग को बताए थे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, मान लो चार्ज है, एक स्फीयर है, तो इससे लाइंस ऐसे निकलता था, नहीं बताते थे कि जब भी लाइंस रहेगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, तो आपका 90 डिग्री होगा। द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम किसका होता है, इसी को वोल्ट कहते हैं, और वोल्ट का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये नन ऑफ दीज। यहाँ ऑप्शन में पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो दोनों सही है ये बात समझे। उसके बाद हम लोग देख लीजिए कि कौन कौन टिक लगाए हैं। फिर अगला बात 23 नंबर है ना, 23 नंबर देखो, 23 नंबर बाबू, डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 22 पढ़े थे हाँ, डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस में पोटेंशियल इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। तो बाबू मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है सो समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिए गए क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी रहेगा तो इसके जैसे जैसे हम चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, वैसे वैसे पोटेंशियल जो होगा वो सोर्स से जो होगा, मान लो यहाँ सोर्स रहेगा तभी नहीं लाइंस निकलता होगा। तो चार्ज से जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी आपका घटता जाएगा, है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा कि पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा जैसे जैसे हम लाइन की ओर चलते जाएंगे। वैसे भी आप लोग जान रहे होंगे कि दूरी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, डिस्टेंस का होगा। तो आप चार्ज निर्माण कर रहा है फील्ड, आप फील्ड के द्वारा लाइन को दिखाते हैं, लाइन के द्वारा किसको दिखाते हैं, फील्ड को। और जितना दूरी चार्ज से चलते जाएंगे उतना घटते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। आगे 2 स्फीयर ऑफ सिल्वर एंड सेम रेडियाई, दोनों का रेडियाई सेम, वन इज सॉलिड एंड अनदर इज होलो, चार्ज सेम पोटेंशियल विच ऑन ऑफ द ग्रेटेस्ट चार्ज। तो ग्रेटेस्ट चार्ज हो ही नहीं सकता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब दोनों पे चार्ज सेम रहेगा। 100% है कि दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ये आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं आपका, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, देन इक्वी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल टाइपिंग मिस्टेक है, ये पोटेंशियल है, आप लोग क्वालिटी नहीं समझ लीजिएगा। इक्वी पोटेंशियल इज अलोंग, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसके अलोंग होगा। तो मेरे बाबू आप लोग जानते होंगे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो किसके अलोंग होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए या तो वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, है ना। एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा, वाई एक्स प्लेन में भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ एनीवेयर भी नहीं होगा। यहाँ ध्यान से समझो, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इक्वी पोटेंशियल इज होगा, किसके अलोंग होगा, तो आपका वाई एक्सिस के अलोंग होगा या तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। जब भी होगा तो आप क्या बोल सकते हो, इसको वाई जेड प्लेन बोल सकते हो। वाई जेड प्लेन इस प्रकार से होगा, बात समझे। वाई जेड प्लेन अगर सरफेस रहेगा तो, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो एक्स और वाई इसके परपेंडिकुलर, आपस में तीनों के साथ एंगल परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ आपको देख के लगाना पड़ेगा, वो चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस प्रकार से याद होगा डायग्राम, ऐसे ये मान लो वाई एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस, तो ये प्लेन में होना चाहिए, तभी ना परपेंडिकुलर सरफेस रहेगा। तो आपका वाई और जेड प्लेन होगा, तो ये आंसर आपका सही होगा, बात समझे। फिर आगे के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे 26 नंबर से। आप लोग देखिए, शुरुआत है, हो सकता है कुछ आगे पीछे होता होगा, तो थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कीजिएगा, देखेंगे फिर अगले वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग आज